हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम कल जो अध्याय 5 पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जो है ये कुछ जो पांडुलिपि में ऋग्वेद की जो है लिखा हुआ पन्ने को पाया गया था, बुर्ज और छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। तो दोस्तों, हम इसके आगे पढ़ेंगे जो कि नदियों के बारे में बता दिए थे। अब हम मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मवेशियाँ, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारगाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो उनको। ठीक है दोस्तों, लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार एवं समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद के लोगों को विशेषता बताने के लिए कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे अभी जो राजा राजा हुए हैं या जो राजा पहले थे, उनके मरने के बाद मरणोपरांत जो उनके बेटे जो है राजा हो जाते थे, तो ऐसा नहीं था। इसमें जिनके पास युद्ध कौशल या जो भी ऐसी जो चीज़ें बलवान वो होता था, उनको ही राजा बनाया जाता था। फिर उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा उस लायक है या नहीं, ये जो है उस समय निर्भर करता था कि वो किस लायक है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और ये पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। तो दोस्तों, तुमको मालूम ही है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था कि जिन प्रयोग हिंदी व भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जैसे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे, तो आप ये अगले चैप्टर में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों, ये देखिए, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। तो जिन लोगों को इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद आर्य कहते थे, तब अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे
जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। दोस्तों, ये शिलाखंड महापाषाण महासंबंधी बड़ा अपाषाण मीन्स पत्थर, जिसको हम महापाषाण और बड़ा पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने तथा प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाया गया है, जो कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यह एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, वह चित्र जो था ऊपर, इस तरह के महापाषाण का ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। वह दिखाए गए शिष्ट पर एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म की मिट्टी बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी से बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने गहने। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों पर सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति भिन्नता और को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था, जो कि बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनाम गांव के विशिष्ट, इसमें देखिए, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने के लिए दोबारा आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनाम गांव। ठीक है दोस्तों, इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ों के किनारे एक जगह है, जहाँ 36,2700 साल पहले
3600 से 2700 साल पहले यहाँ वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनके सिर भीतर कहीं और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे में बर्तन शायद जिसे खाना पीने दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाला मकान के आंगन में 5 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े बर्तन कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता। ऐसी बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी 5 कमरों वाला मकान और आंगन में 4 पैर वाला मिट्टी के एक बड़े संदूक को दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। यह घर का एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण बताओ। तो दोस्तों क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ना कोई हार्मोन्स होता है ना कुछ जिससे उनके शारीरिक बनावट या हड्डियों में ज़्यादातर जो है कुछ ऐसी स्थिति हो उसमें जिससे जाना जा सके। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं। और कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव प्रदत्त गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के बीज हैं। कई जानवर हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों को काटने के निशान का अंदाज़ा होता है। जो लोग ये नहीं खाते होंगे, गाय, भैंस, बैल, बकरी, जो भी घोड़ा, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितक, काबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहार, न्याला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियों भी पाई गई हैं। और ऐसे में इसके साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आला, जामुन, खजूर और कई ऐसी रस भरियाँ एकत्र की जाती थीं। ये दोस्तों अन्यत्र है, देख लीजिए इसको। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोग काम धंधों का सूची बनाओ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है अब कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम उसको जो है उसका सलूशन निकालेंगे, आप लोगों को देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।